आज हम इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतरते हैं जो आज भी अपने रहस्यों से हमें हैरान करती है। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि आज से लगभग 5000 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक पूरी तरह से विकसित एक विशाल सभ्यता फल फूल रही थी। अच्छा। और इसका क्षेत्रफल तो मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी बड़ा था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक सदी पहले तक हमें इसके अस्तित्व के बारे में मतलब पता तक नहीं था। जी बिल्कुल। हम तो यही मानते थे कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, फिर जमीन के नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। सही कहा। तो चलिए इसी सभ्यता के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं, इसकी खोज की कहानी से शुरू करते हैं। कैसे पता चला इसके बारे में? इसकी खोज की कहानी भी किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, हाँ। तो उन्हें हड़प्पा नाम की एक जगह पर हजारों पक्की ईंटें मिली। ओह। अब उन्होंने सोचा कि ये किसी पुराने मामूली से शहर के खंडर होंगे। ओह। और उन्होंने उन बेशकीमती ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक के नीचे भरने के लिए कर लिया। क्या बात कर रहे हैं, मतलब इतिहास की एक इतनी अनमोल धरोहर को रेलवे ट्रैक के नीचे डाल दिया। बिल्कुल। उस समय किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वो ईंटें कितनी पुरानी और कितनी महत्वपूर्ण थी। असली सफलता तो तब मिली जब 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हाँ। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की व्यवस्थित खुदाई शुरू की, और जो मिला उसने सच में सबको चौंका दिया। और फिर इसके ठीक एक साल बाद लगभग 600 किलोमीटर दूर एक और बड़ी खोज हुई है ना? हाँ। 1922 में राखाल दास बनर्जी सिंध में एक बौद्ध स्तूप की खोज कर रहे थे, जब उन्हें उसी तरह की मोहरें मिली जैसी हड़प्पा में मिली थी। अच्छा, वही सेम मोहरें। जी। उन्होंने जिस टीले की खुदाई की उसका स्थानीय नाम था मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला। जब दोनों जगहों से मिली चीजों का मिलान किया गया तो ये साफ हो गया कि ये दोनों किसी एक ही महान सभ्यता के हिस्से थे, और इन खोजों ने भारत के इतिहास को एकदम से 2500 साल पीछे धकेल दिया। ये तो वाकई में इतिहास को दोबारा लिखने जैसा था। तो इन शहरों के बारे में वो सबसे पहली चीज क्या थी जिसने पुरातत्वविदों को सबसे ज्यादा चकित किया? उनकी नगर योजना, मतलब उनकी टाउन प्लानिंग। अच्छा। ये कोई बेतरतीब ढंग से बसे हुए शहर नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें बनाने से पहले पूरा नक्शा तैयार किया हो। आप कल्पना कीजिए, चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, राइट। जिससे पूरा शहर एक ग्रिड या जाल जैसा दिखता था। मुख्य सड़कें तो 10 मीटर तक चौड़ी थी। एक मिनट, 5000 साल पहले आज के दौर में भी कई शहरों की प्लानिंग इतनी सटीक नहीं होती। ये कैसे संभव था? और ये सिर्फ एक शहर की बात है या ये कॉमन पैटर्न था? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये पैटर्न हड़प्पा, मोहनजोदारो से लेकर गुजरात के धोलावीरा और हरियाणा के राखीगढ़ी तक, यानी सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैले लगभग सभी शहरों में मिलता है। कमाल है। इतना ही नहीं, ईंटों का आकार तक एक जैसा है, 4:2:1 के अनुपात में। ये एक ऐसी एकरूपता है जो किसी मजबूत केंद्रीय व्यवस्था की ओर इशारा करती है। और घरों के अंदर की व्यवस्था, मैंने सुना है उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो तो आज के लिए भी एक मिसाल है। आप उसे उस युग का इंजीनियरिंग का चमत्कार कह सकते हैं। सच में लगभग हर घर में अपना आंगन, स्नानागार और शौचालय होता था। हर घर में? जी, हर घर में। घर के गंदे पानी की नालियां गली की मुख्य नाली से जुड़ती थीं, और ये नालियां ऊपर से ढकी हुई थी ताकि गंदगी न फैले। अच्छा, कवर्ड ड्रेन्स। हाँ, कवर्ड। और इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल या सोखता गड्ढे भी थे ताकि उन्हें साफ किया जा सके। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई को लेकर उनकी समझ को दिखाता है, जो उस समय दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये सब तो सार्वजनिक सुविधाओं की बात हुई, लेकिन क्या कोई ऐसी भव्य इमारत भी थी जो उनके समाज के किसी खास पहलू को दर्शाती हो? मैंने मोहनजोदड़ो के उस विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ की तस्वीरें देखी हैं। वो किसी आम स्विमिंग पूल जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ग्रेट बाथ इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा एक पक्का जलाशय है। उसके तल तक जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, और पानी का रिसाव रोकने के लिए ईंटों को जिप्सम से जोड़ा गया है, और उस पर बिटुमेन यानी डामर की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? क्या ये कोई शाही स्विमिंग पूल था? इसका सटीक उद्देश्य तो हम नहीं जानते, लेकिन इसके आसपास बने छोटे छोटे कमरों और इसकी बनावट को देखकर ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए, मतलब सामूहिक स्नान के लिए होता था। अच्छा। ये उनकी संस्कृति में पानी और पवित्रता के महत्व को दर्शाता है, एक ऐसी परंपरा जो आज भी भारतीय समाज में जीवित है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल और अनुशासित थे, लेकिन क्या हम सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग ही जानते हैं? इन ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों पर चलने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी में कला, मनोरंजन, इन सब की क्या जगह थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इतनी बेहतरीन शहरी योजना एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक ढांचे के बिना संभव ही नहीं है। सही बात है। उनका मुख्य आधार कृषि था। वे गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें उगाते थे, और कपास उगाने वाले तो वो दुनिया के सबसे पहले लोगों में से थे। ओह। वे पशु भी पालते थे, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो है उनकी कला और उनका व्यापार। कला? जब उन सिंधु घाटी की बात करते हैं तो मन में ईंटों और नालियों की तस्वीरें ही आती हैं, कला की नहीं। लेकिन उनकी कला छोटी छोटी चीजों में छिपी है जो कमाल की हैं, जैसे उनकी मोहरें जो सील्स होती हैं। हमें हजारों सिलखड़ी की बनी मोहरें मिली हैं। हाँ, मैंने देखी है वो। इन पर जानवरों की तस्वीरें हैं, जैसे एक सींग वाला बैल, हाथी, बाघ, और कुछ रहस्यमय चिन्ह उकेरे हुए हैं। ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, बल्कि कला का भी बेहतरीन नमूना है।
फिर मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की बनी डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति है। उसका जो आत्मविश्वास से भरा पोज है, उसकी बनावट ये दिखाती है कि वे धातु की ढलाई की कला में कितने माहिर थे। और मैंने एक प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा की मूर्ति के बारे में भी पढ़ा है। क्या उससे उनके शासकों के बारे में कुछ पता चलता है? वो एक और दिलचस्प कलाकृति है, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति जिसने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला डिजाइन बना है। उसे प्रीस्ट किंग कहा तो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, मतलब पक्का नहीं है। पक्का नहीं है। और सबसे बड़ी पहेली यही है कि सिंधु सभ्यता में हमें मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई भव्य महल, कोई मंदिर या राजाओं के मकबरे नहीं मिले हैं। तो शासन कौन करता था? कोई राजा था या व्यापारियों की कोई समिति? यही तो बड़ा रहस्य है। हो सकता है कोई गणराज्य रहा हो, हम नहीं जानते। तो मतलब एक ऐसा समाज जिसने इतने बड़े बड़े शहर बनाए लेकिन अपने शासकों का कोई बड़ा निशान नहीं छोड़ा। ये तो बहुत अजीब बात है ना? अच्छा, व्यापार की बात पर वापस आते हैं। उनका नेटवर्क कितना बड़ा था? बहुत विशाल। आप उसे उस युग का ग्लोबलाइजेशन कह सकती हैं। अच्छा, गुजरात में लोथल नाम की जगह पर दुनिया की सबसे पुरानी गोदियों में से एक यानी एक डॉकयार्ड मिला है। यहाँ से जहाज अरब सागर के रास्ते मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, ओमान और बहरीन तक जाते थे। सच में? हाँ, सोचिए गुजरात में बने मनके और गहने, खासतौर पर कार्नेलियन के बने मनके, वो इराक के उर जैसे शाही शहर के मकबरों में मिल रहे हैं। और क्या मेसोपोटामिया की चीजें भी यहाँ मिली हैं? हाँ, मिली हैं, हालांकि बहुत कम मात्रा में, लेकिन इससे यह साबित होता है कि यह एक दो तरफा व्यापार था। वो यहाँ से कपास, लकड़ी, कीमती पत्थर भेजते थे और वहां से शायद सोना, चांदी और दूसरी धातुएं लाते होंगे। यह सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं था, यह विचारों और तकनीक का भी आदान प्रदान रहा होगा। हमने उनके शहरों, उनकी इंजीनियरिंग, उनकी कला और व्यापार के बारे में बात की। ऐसा लगता है हम उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इस पूरी सभ्यता पर एक पर्दा डाल देती है, एक पहेली जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आप उनकी लिपि की बात कर रही हैं, सिंधु लिपि। हाँ, हमें हजारों मोहरों, तांबे की पट्टियों और मिट्टी के बर्तनों पर ये रहस्यमयी चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं सका है। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। इसमें लगभग 400 मूल चिन्ह हैं जो चित्रों जैसे दिखते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों ने इसे समझने की कोशिश की है और सब नाकाम रहे। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते तो हम उनके बारे में क्या क्या नहीं जान सकते? यही तो सबसे बड़ी चुनौती और इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। ये ऐसा है जैसे हमें एक बहुत बड़ी और शानदार लाइब्रेरी मिल जाए, लेकिन हमें उसकी एक भी किताब खोलनी ना आती हो। हम बस अलमारियों और किताबों के कवर देखकर अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि हम लिपि नहीं पढ़ सकते, हम उनका साहित्य नहीं जानते, उनके राजाओं के नाम नहीं जानते, उनके धर्म की गहराइयों को नहीं समझते। अच्छा, उनके देवी देवता कौन थे? क्या मोहरों पे बने वो पशुपति जैसे योगी की तस्वीर शिव का प्रारंभिक रूप है? क्या वे मातृदेवी की पूजा करते थे? ये सब सिर्फ अनुमान है। तो जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, हम सिंधु सभ्यता के शरीर को तो देख सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। यह सोचना भी अजीब है कि इतनी उन्नत, इतनी विशाल और इतनी संगठित सभ्यता जो लगभग 700-800 सालों तक अपने शिखर पर रही, वो धीरे धीरे गायब हो गई। मतलब इसके पीछे क्या कारण थे? इतनी बड़ी आबादी कहाँ चली गई? ये एक और बड़ा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसके पतन के कारण बहुत विवादित हैं। कई अलग अलग सिद्धांत हैं। एक पुराना और मजबूत सिद्धांत जलवायु परिवर्तन का है। सबूत बताते हैं कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास मानसून का पैटर्न बदलने लगा, मौसम ज्यादा सूखा हो गया। तो इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा? इसका सीधा असर उनकी कृषि पर पड़ा होगा, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। जो घग्गर हाकरा नदी है, जिसे कुछ लोग पौराणिक सरस्वती नदी से भी जोड़ते हैं, वो सूखने लगी। अच्छा, तो जब खेती मुश्किल हो गई तो लोग धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे छोटे गांवों में बसने लगे। शहरी जीवन का एक तरह से अंत हो गया। लेकिन एक सिद्धांत आर्य आक्रमण का भी तो है, जो काफी समय तक किताबों में पढ़ाया जाता रहा। हाँ, ये एक बहुत विवादास्पद सिद्धांत रहा है। इसे 1940 के दशक में मॉर्टिमर व्हीलर ने लोकप्रिय बनाया था। उनका कहना था कि मध्य एशिया से आए आर्यों ने इन शहरों पर हमला करके इन्हें नष्ट कर दिया। उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकालों को इसका सबूत भी बताया था, लेकिन इस थियरी की अब कड़ी आलोचना होती है। क्यों? क्या सबूत मजबूत नहीं थे? नहीं। पहली बात तो ये कि जो कंकाल मिले हैं वो शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय के हैं और उन पर चोट के कोई साफ निशान नहीं है जो किसी बड़े हमले की पुष्टि करें। अच्छा। दूसरी बात, पूरी सभ्यता में कहीं भी बड़े पैमाने पर युद्ध, आगजनी या विनाश के सबूत नहीं मिलते। ज्यादातर विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि किसी एक घटना ने सभ्यता का अंत नहीं किया, ये एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। तो मतलब मिला जुला असर रहा होगा? बिल्कुल। शायद जलवायु परिवर्तन ने उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी, मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार भी कमजोर पड़ गया और हो सकता है कि इसी दौरान कुछ नए समूहों का बाहर से आगमन भी हुआ हो। इन सब ने मिलकर उस शहरी व्यवस्था को बिखेर दिया जो सिंधु सभ्यता की पहचान थी। इसका अंत भी इसकी शुरुआत और इसकी भाषा की तरह ही रहस्यों से भरा है। तो अंत में इस सब का क्या मतलब है? सिंधु घाटी की ये पूरी कहानी, ये शहर, ये मोहल्ले, ये अनसुलझे रहस्य, ये सभ्यता हमें आज क्या सिखाती है? ये हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि प्राचीन भारत वैज्ञानिक सोच, इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन में कितना उन्नत था। ये इस धारणा को तोड़ती है कि भारत हमेशा से एक ग्रामीण और आध्यात्मिक देश रहा है। आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी सामाजिक संगठन क्षमता थी जो आज भी हमें प्रेरित कर सकती है। सही बात है। ये सिर्फ मिट्टी में दबे खंडरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव की सरलता, सहयोग
और एक साथ मिलकर रहने की क्षमता का एक अमर प्रमाण है। जैसा कि कहा जाता है, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी विरासत है। बिल्कुल, ये हमारी उस विरासत का सबसे पुराना और सबसे मजबूत पन्ना है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कोई भी सभ्यता कितनी भी महान क्यों ना हो, वो प्रकृति और पर्यावरण के सामने कितनी नाजुक हो सकती है। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। और वो विचार क्या है? हम उस सभ्यता को अपनी विरासत कैसे माने जिसकी भाषा हम पढ़ नहीं सकते और जिसके अंत का कारण हम निश्चित रूप से जानते नहीं। एक ऐसा अतीत जो अपने खंडरों में तो जीवित है और जिसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, उससे हम आज कैसे जुड़ सकते हैं? शायद उसका जवाब उसकी चीजों में, उसकी कला में और शहरी नियोजन के उन सिद्धांतों में छिपा है जो आज भी प्रासंगिक हैं।